SD बर्मन से उनका झगड़ा हुआ था इन द 60s। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं एक और लता पैदा करूंगा, और तो उन्होंने गाने से मना कर दिया। बोले कि मैं क्यों गाऊं, और इसमें पूरा रिकॉर्ड, आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो बिल्कुल वैसे ही मुझे बोला है कि मैं क्यों गाऊं। उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग बूथ के बिल्कुल एक कोने में चले जाइए और कोने से गाना गाते गाते आप आइए। तो फिर से हल्ला मच गया कि लता मंगेशकर गाने के लिए तैयार नहीं है। और आप सोचिए, उसी की वजह से उस टाइम पे तो शंकर जयकिशन के साथ उनका हो गई बहस, लेकिन उनका जो उसूल, लेकिन मैंने एक ही टेक किया, एक ही रिहर्सल किया और एक ही टेक में रिकॉर्डिंग भी कर ली और मैं वहां से निकल गई। तो वो बोली कि उस टाइम पे भी मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि मुझे वो गाना थोड़ा अश्लील लगा था। अब आज के हिसाब से तो देखा जाए वो गाना बहुत ही, और फिर आप देखिए ना, मतलब लता जी का क्या पावर था कि बॉबी के लिए राज कपूर को खुद आना पड़ा उनसे मिलने के लिए और गुजारिश करने की, भाई आप, हाँ, कि आपको गाना ही पड़ेगा। तो जब वो वापस आई तो बहुत अपसेट हुई, इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने लक्ष्मी प्यारे को लिया, बोली कि अगर आप पहले से ले लेते हैं तो मुझे गिला नहीं होता, पर आपने वादा करके फिर आप मुकर गए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म लेखक है और आरजे भी रहे हैं, अनिरुद्ध चावला जी से आज हम लोग बात करेंगे। असल में उन्होंने लता मंगेशकर जी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है और उनका एक सौभाग्य रहा कि उन्होंने लता जी से 8 घंटे तक लगातार बातचीत की। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक फिल्म बनी है, उस फिल्म के लेखक भी अनिरुद्ध चावला जी हैं। तो हम बातचीत को शुरू करें इससे पहले अनिरुद्ध चावला जी से जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने जो जो काम किए हैं उनके बारे में संक्षेप में अनिरुद्ध चावला जी बताएंगे। तो अनिरुद्ध जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हमारे दर्शकों को संक्षेप में अपने बारे में बताएं कि आपने जो काम किए हैं उसके बारे में, और लता जी से आपने जो मुलाकात की, इसके अलावा और भी आपने विभिन्न जो सिनेमा जगत की विभिन्न हस्तियां हैं उनसे भी आपने काफी इंटरव्यू किए हैं। तो उन सब के बारे में संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो नमस्कार। और हम मेरे रेडियो शो पे मैं हमेशा लोगों से मुखातिब होता हूँ, हेलो हाय, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध, आपके लिए सिर्फ अनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया बतौर एक मेहमान के तौर पे। तो मेरी कहानी बहुत अजब है। लोग इंडिया से कनाडा जाते हैं, मैं कनाडा से वापस इंडिया आया काम करने के लिए, और मेरा सफर एक्चुअली कनाडा में ही शुरू हुआ था, जहाँ पे मैं पहले एक रेडियो जॉकी बनके मैंने शुरुआत की। फिर भारत आया तो ऑल इंडिया रेडियो सिटी, बिग FM। और हुआ ये कि कई साल पहले, एंड ऑफ कोर्स बीच में मेरी फिल्म भी आई थी, आपने बिल्कुल सही कहा, विवेक ओबरॉय की, PM नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो बायोपिक बनी, उसका मैं लेखक था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि सोचिए, मोदी जी और लता जी दोनों के ऊपर मैं लिख चुका हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो लता जी की जो मेरा जो सफर था वो एक्चुअली शुरू हुआ था साल 2000 में, जब आपको याद होगा उन्होंने ऑलमोस्ट फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। तो हमको हमी से चुरा लो और जिया जले, ये 2 गाने तब सुपरहिट हुए थे। उस टाइम पे मौसमी चाटी जी जो बहुत फेमस अभिनेत्री हैं, उनको पता था, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उनको पता था कि मैं लता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मुझे वो बिल्कुल सरप्राइज के तौर पे मुझे लता जी के घर पे लेकर गई, और वो भी मेरा जन्मदिन था, मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा जन्मदिन का तोहफा शायद ही किसी ने किसी को दिया हो। और लता जी मान गई इंटरव्यू के लिए, जबकि आपको पता है लता जी कभी किसी को इंटरव्यू देती नहीं थी, और मैं तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था सबके सामने। तो बस उनकी एक ही शर्त थी कि बस हिंदी में सारे सवाल कीजिएगा, क्योंकि उनको हमारी मातृभाषा से बहुत एक नाज था और उसे प्रोत्साहित करना चाहती थी। तो वो हमारा इंटरव्यू 8 घंटे का हुआ, देखते देखते होना था 2 घंटे का, पर इतनी दिलचस्पी उनको हो गई कि 8 घंटे का ओवर 3 सेक्शंस वो एक ही बार ऑल इंडिया रेडियो में बजा। लेकिन फिर कई साल बाद जब उनकी डेथ हुई तो तब ये किताब मैंने फिर छापी, और तब हमने सोचा भी नहीं था कि जो आज जैसे हम पॉडकास्ट कहते हैं, तब एक्चुअली वो पॉडकास्ट ही था, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का सारांश इस किताब में दिया है। और जबकि मैं आपको बता दूं, लता जी की ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी कभी आई नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जब मेरी किताब का नाम मुझे देना पड़ा, तेरे सुर और मेरे गीत, ये मेरी किताब है, तेरे सुर और मेरे गीत।
ये अच्छा, यहाँ पर मैं मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आशा पारिक जी का, जो जिन्होंने मेरी किताब की इंट्रोडक्शन लिखी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा सुपरहिट गाने अगर लता जी के किसी भी हीरोइन के साथ रहे हैं तो ये आशा पारिक जी ही हैं, क्योंकि आशा पारिक जी का करियर बहुत लंबा रहा और मोस्टली लता जी ने ही उनके लिए गाने गाए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि तो तेरे सुर और मेरे गीत, ये इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि लता जी से जब मैंने सवाल पूछा था इंटरव्यू में कि अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी बनेगी तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, तो उन्होंने कहा था माझे गाने, जो कि मराठी में कहते हैं मेरे गाने। तो जब इस किताब का नाम लेने का ख्याल आया तो मैंने सोचा यार तेरे सुर और मेरे गीत, इसमें उनका सपना भी पूरा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत मुझे टाइटल मिल गया। जी जी। तो कुछ लता जी से जो मुलाकात की उसके बारे में, उस मुलाकात के बारे में कुछ यादें या कुछ बताना चाहें कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई होगी जो कि बाकी हमारे दर्शकों को या जो सिनेमा के प्रेमी हैं उनको शायद पता नहीं हो। किसी गाने के बारे में कोई कहानी बताई होगी कि कैसे वो गाना बना था, तो कुछ उन्होंने एक्चुअली अब आप सोचिए विनोद साहब, आप सोचिए जिस दौरान में आज तो हम गूगल को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर ये मत भूलिएगा कि जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तब गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और ये आज तो लोग सोच भी नहीं सकते इनके बिना। तो मेरे पास कोई भी मतलब रिसर्च करने का जरिया नहीं था उस जमाने में। आज हम सीधा गूगल पे जाके चेक करेंगे कि क्या सवाल पूछे, और अब तो काफी सारे किस्से कुछ सामने आ गए हैं लोगों के जहन में, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं जानता था उनके बारे में। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी कहानियां बताई, जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, उनका जो पहला हिट गाना था, उन्होंने बोला कि मेरा सबसे पहला जिसने मुझे लता मंगेशकर बनाया वो था आएगा आने वाला, और बोली उसके पीछे तो दो किस्से हैं। एक किस्सा तो ये था कि क्योंकि वो एक भूत वाला गाना था, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, उन्होंने उनसे कहा, देखिए ना तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे वो लोग कितने क्रिएटिव थे, कितना दिमाग इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग बूथ के बिल्कुल एक कोने में चले जाइए और कोने से गाना गाते गाते आप आइएगा माइक की तरफ। सोचिए, मतलब ये अजब बात है, ताकि ऐसा लगे कि बिल्कुल दूर से आवाज आ रही है। तो एक्चुअली, और देखिए फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरोइन चलते हुए भागते हुए भी गाना गाती है, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता है, आपकी तो सांस फूल जाएगी। तो आप सोचिए चलते चलते उनका गाना गाना कितना मुश्किल था उनके लिए, और वो बिल्कुल नई कलाकार थी, पर उन्होंने कर दिखाया, और क्या गाना था। और उन्हें याद था कि नरगिस और उनकी माँ आई थी रिकॉर्डिंग पे, और वो बहुत खुश हुए उनको देखकर। एंड दूसरा किस्सा इस फिल्म के बारे, इस गाने के बारे में ये था, उन्होंने बताया कि उस जमाने में, आपको शौक होगा ये जान के, कि जब रिकॉर्ड आते थे तो हीरोइन की कैरेक्टर का नाम वहां पे होता था। हीरोइन, सिंगर का नाम तो होता ही नहीं था, हीरोइन का भी नहीं, उसकी कैरेक्टर का नाम जिस पर ये गाना फिल्माया गया है, तो वो नाम था। तो जब ये गाना हिट हो गया तो एचएमवी जो म्यूजिक कंपनी थी, उनको दर्शकों के, सुनने वालों के कॉल पे कॉल कि अरे कौन है ये, तो इतना हल्ला मच गया कि उसकी वजह से फिर बाद में रिकॉर्ड कंपनियों ने सिंगर का नाम डालना शुरू कर दिया। तो ये लता जी की बदौलत था। तो ये तो पहला किस्सा था। दूसरा, उन्होंने मुझे गानों को लेकर बताया कि कैसे उनको उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला किस गाने के लिए। उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि चोरी चोरी फिल्म रिलीज हुई थी और उसके गाने सुपरहिट हुए थे, शंकर जयकिशन के, आपको पता है, और सारे गाने रसिक बलमा और आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी। तो हुआ ये कि शंकर जयकिशन उनके पास आए और बोले कि भाई हमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, आप प्लीज अपना फेमस गाना रसिक बलमा या गा दीजिए फिल्म फेयर पे। तो उन्होंने गाने से मना कर दिया, बोले कि मैं क्यों गाऊं, और इसमें पूरा रिकॉर्ड, आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो बिल्कुल वैसे ही मुझे बोला है कि मैं क्यों गाऊं। तो वो बोले कि अरे क्योंकि आपका गाना है। बोले लेकिन अवार्ड तो आपको मिला है, तो आप गा दीजिए। तो बोले हम कैसे गा सकते हैं, बोलते गा नहीं सकते तो लाला लाला कर दीजिए, ऐसा बोले मुझे, लाला ला। तो उनके बीच में तनाव हो गया, झगड़ा हो गया एक तरह से। और उस जमाने में आपको पता होना चाहिए कि तब बेस्ट सिंगर का अवार्ड ही नहीं होता था, सिर्फ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड होता था, और लिरिसिस्ट का भी नहीं होता था। तो ये बात इतनी मतलब फैल गई, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि तब फिल्म फेयर अवार्ड स्पॉन्सर करते थे, तो फिर से हल्ला मच गया कि लता मंगेशकर गाने के लिए तैयार नहीं है। और आप सोचिए उसी की वजह से, उस टाइम पे तो शंकर जयकिशन के साथ उनका हो गई बहस, लेकिन उनका जो उसूल था वो रंग लाया कि अगले साल
जब मधुमती फिल्म के लिए उनको पहली बार किसी सिंगर को अगर म्यूजिक मतलब अवार्ड मिला तो वो थी लता जी, और वो था मैं तो कब से खड़ी उस पार। तो उसमें उनको अवार्ड मिला, और उनकी बदौलत शैलेंद्र साहब को मिला यहूदी फिल्म के लिए ये मेरा दीवानापन है। तो ये 2 अवार्ड उनके पीछे लता जी का हाथ है। तो मतलब ऐसे तो बहुत से किस्से थे, मतलब जैसे कि वो मुझे बता रही थी कि सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें बहुत लोगों को नहीं पता है कि दरअसल राज कपूर ने उनके भाई, वो चाहते थे कि हृदयनाथ मंगेशकर को इसका म्यूजिक सौंपा जाए, और वो बहुत खुश थी क्योंकि आपको तो पता है लता जी का अपने भाई से बहुत लगाव रहा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो कुछ शोज के लिए चली गई अब्रॉड, तब उनको पता चला कि वो राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही ले लिया है, जिनके साथ उनका बॉबी फिल्म में भी आपका संगीत था। तो जब वो वापस आई तो बहुत अपसेट हुई, इस बात के लिए नहीं कि उन्हें लक्ष्मी प्यारे को लिया, बोली कि अगर आप पहले से ले लेते हैं तो मुझे गिला नहीं होता, पर आपने वादा करके फिर आप मुकर गए। लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि मुझे बोला कि मैं अपने वादे से कभी मुकरती नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग की, लेकिन मैंने एक ही टेक किया, एक ही रिहर्सल किया, और एक ही टेक में रिकॉर्डिंग भी कर ली, और मैं वहां से निकल गई। तो मतलब उन्होंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन और क्या सोचिए, एक टेक में और एक रिहर्सल में सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब गाना, क्या क्या क्लासिक गाना है, मतलब कमाल की बात है। और राज कपूर जी के साथ उनका एक और भी ऐसा झगड़ा हुआ था। वो बोली कि जब वो गाना था, आपको याद होगा संगम फिल्म का, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो वो बोली कि उस टाइम पे भी मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि मुझे वो गाना थोड़ा अश्लील लगा था। अब आज के हिसाब से तो देखा जाए वो गाना बहुत ही साफ सुथरा है। अभी तो क्या क्या गाने आते हैं, चिकनी चमेली और क्या क्या, मुन्नी बदनाम हुई, और उनको पसंद नहीं आया था। पर क्योंकि राज कपूर जी से उनका बहुत अच्छा रिश्ता था तो उन्होंने गाना गा दिया। और मुझे वो बोली किताब में कि मैंने फिर कभी वो पिक्चर देखी ही नहीं, मुझे प्रीमियर पे बुलाया गया, मैं नहीं गई, और उसके बाद मेरा नाम जोकर में भी उन्होंने गाने नहीं गाए। और फिर आप देखिए ना, मतलब लता जी का क्या पावर था कि बॉबी के लिए राज कपूर को खुद आना पड़ा उनसे मिलने के लिए और गुजारिश करने की, भाई आप, हाँ कि आपको गाना ही पड़ेगा। कमाल है, मतलब कमाल ही है वो। जी जी। तो अभी और टाइम है क्या, आपको निकलना है कि अभी और बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कुछ और आपको किस्से सुनाने तो और भी कुछ से बता देता हूँ मैं। हाँ। तो आपने तो आप पूछ लीजिए। हाँ, आपने कुछ किस्से सुनाए जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो कुछ और भी, अगर और कुछ जो आपकी मुलाकात हुई तो उनका जो रहन सहन, जहाँ पे लता जी से आप मिले, तो कहाँ मिले, उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे मुलाकात हुई। मुलाकात में कुछ खास लता जी के बारे में कुछ ऐसी चीज आपको लगा कि जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो बता सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो लता जी से मेरी मुलाकात, जैसे मैंने कहा, मौसमी चैटर्जी के वजह से ही उनके घर पे हुई थी सबसे पहले। और मुझे याद है कि जब मैं घर पे गया तो मुझे लगा कि उनके तो इतने सैकड़ों गाने होंगे, वॉल टू वॉल पूरे कैसेट रिकॉर्ड भरे होंगे, लेकिन इतना सीधा सादा घर, जैसे कोई संतनी रहती हो। और बोली कि मैंने अपना कितना सारा सामान रखा ही नहीं। तो मैंने कहा बाप रे, कितनी महान कलाकार है। मैं होता, हम लोग होते थे, एक हमारी पिक्चर रिलीज होती है, उसका पोस्टर, ये वो रिकॉर्ड, कुछ नहीं हम छोड़ते। और उन्होंने तो सैकड़ों किए और कुछ रखा ही नहीं अपना, मतलब कुछ थोड़ा बहुत रखा होगा। तो ये कमाल की बात है। और फिर ऑफकोर्स ऑल इंडिया रेडियो में हमारी मुलाकात हुई। एंड मुझे उनका, मतलब ये बात मुझे मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से एक एक बात का जवाब भी दिया। और उन्होंने मतलब बहुत प्यार से, लेकिन जो उनके उसूल थे उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे उसूल थे। जैसे कि मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि मीरा फिल्म बन रही थी, गुलजार साहब और हेमा मालिनी, और हेमा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मीरा का रोल अदा करना। और गुलजार साहब के साथ तो लता जी का रिश्ता बहुत अच्छा था ही। उसके पीछे भी एक कहानी उन्होंने बताई कि कैसे जब SD बर्मन से उनका झगड़ा हुआ था इन द 60s, तो क्योंकि हुआ ये था कि कोई गाना था SD बर्मन का जो रिकॉर्ड करके निकल चुकी थी, और बर्मन दा ने उनको फिर से कॉल किया कि वो गाने को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं खुश नहीं हूं। तो बोली कि मुझे तो गाना ठीक लगा। तो वो थोड़ा तिल मिला गए, बोले अरे मुझे लग रहा है कि गाना करना चाहिए तो करना चाहिए। बोली अब तो मैं जा रही हूँ कुछ शोज के लिए, मैं वापस आकर ही कर पाऊंगी। तो इस बात पे लेकर मन मुटाव हो गया, और बर्मन दा को ऐसा लगा कि लता जी ने उनको एक तरह से नकार दिया।
तो उन्होंने फिर कहा कि मैं एक और लता पैदा करूंगा, और उन्होंने 5 साल तक आशा भोसले के साथ ही गाने गाए। आप देखिए, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता में लता जी की आवाज नहीं थी, लेकिन लता जी का पावर ही ऐसा था कि जब बर्मन के बेटे R.D. बर्मन फिल्मों में आना चाह रहे थे, और वो तो लता जी के भक्त थे, उन्होंने कहा मैं तो लता जी से गवाऊंगा, तो बर्मन ने फिर फोन लगाया लता जी को और कहा कि प्लीज मेरे बेटे के लिए गाना गा दो। और लता जी बस उस फोन का ही इंतजार कर रही थी, बस फोन बोला कि बोलती आपने कहा, मैं जरूर। तो छोटे नवाब जो पहली पिक्चर थी R.D. बर्मन की, उसमें लता जी ने गाने गाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि फिर बर्मन को लालच आ गया, बोले कि अगर आप मेरे बेटे के लिए गा रहे हो तो मेरे लिए भी गा दो। तो फिर उसके बाद जो पहला गाना उन्होंने गाया वो था गुलजार साहब का लिखा हुआ पहला गाना, और वो था बंदिनी फिल्म था, यू नो, मोरा गोरा अंग ले ले। तो वो गाना लता जी ने गाया, वो गुलजार साहब का पहला गाना था। तो गुलजार साहब से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मीरा फिल्म बन रही थी, उसी टाइम पे लता जी ने हृदयनाथ मंगेशकर के साथ कुछ मीरा भजन किए थे, HMV का एक प्राइवेट एल्बम निकाला था। तो लता जी अगेन उसूलों की पक्की, उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने अभी अभी मीरा भजन किया है, तो मैं अभी दोबारा मीरा के ऊपर गाना नहीं चाहूंगी। तो उन्होंने फिर गाने से मना कर दिया। और मेरी किताब में आप देखेंगे एक पोस्टर है, स्क्रीन मैगजीन में निकला था, जिसमें जब मुहूर्त हुआ था पिक्चर का, तो उसमें लता जी थी और हेमा जी हैं, गुलजार साहब है, और नीचे लिखा हुआ है म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो पोस्टर मैंने किताब में डाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी एक किताब में करीब 150 से ज्यादा ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे पास जो एक मैगजीन कलेक्शन है मेरा, करीब 5000 मेरे पास स्क्रीन, फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, पिक्चर पोस्ट, सुपर, सब उस जमाने के मैगजीन के। तो आप वो सारे मैंने एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ इसमें डाले हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। तो वो बकायदा वो पोस्टर आया था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। लेकिन जब लता जी ने मना कर दिया, तो फिर लक्ष्मी प्यारे ने कहा कि भाई हम तो लता जी के बिना गाने करते नहीं है, तो वो भी हट गए। तो फिर गुलजार साहब को पंडित रवि शंकर को लेना पड़ा है म्यूजिक डायरेक्टर, और वानी जयराम ने उसमें गाने गाए थे। तो और मैं अभी रिसेंटली जब हेमा जी से मिला, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था विनोद जी, कि लता जी के साथ मेरा जो सफर रहा वो तो बहुत ही यादगार रहा, लेकिन उतना ही यादगार रहा मेरा सफर पिछले 1 साल का, क्योंकि मैंने लता जी से एक वादा किया था कि मैं उनसे जुड़े हुए हर शख्स जिनका उन्होंने जिक्र किया किताब में, उनको एक किताब दूंगा। तो एक तरह से मैं लता जी का डाकिया बनकर इन लोगों के घर गया और मैंने कहा कि मैं लता जी का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये लोग इतने इमोशनल हो गए। तो एवरीवन फ्रॉम हेमा मालिनी, जितेंद्र जी, प्यारेलाल जी, आनंद जी भाई, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लो, पूनम और पद्मिनी ने तो मेरी किताब का लॉन्च भी किया, और उत्तम सिंह, मतलब सब जितने दिग्गज थे, जावेद अख्तर साहब, सब से मैं मिला, राइट फ्रॉम शुभा खोटे टू रवीना टंडन, सब। तो जब हेमा जी से मैं मिला तो हेमा जी ने कहा कि हाँ, मेरे मन में वो मलाल था कि लता जी ने क्यों मेरे लिए मीरा फिल्म में नहीं गाया। तो वो तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि लता जी ने मुझे बोला कि मुझे भी मलाल है कि मैंने क्यों हेमा को मना कर दिया, अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे गाना चाहिए था। तो ये बात सुनकर हेमा जी इतनी खुश हुई, मतलब सोचिए ना, लता जी चली भी गई और आज उनके जाने के बाद उनका पैगाम मैं उनको पहुंचा रहा हूं कि भाई लता जी को अफसोस था कि उन्होंने आपके लिए गाना क्यों नहीं गाया। तो ऐसी बहुत सी खूबसूरत बातें, जैसे उन्होंने लता जी ने किताब में जिक्र किया है कि सबसे ज्यादा जो ऊंचा, क्योंकि आपको तो पता है लता जी बहुत ऊंचे लेवल पे गा सकती थी, ऊंचे सुर में, तो सबसे ज्यादा उनको ऊंचा गवाया रविंद्र जैन ने राम तेरी गंगा मैली में। बोली कि मुझे इतना, बाप रे इतना, और तब तो 80s में तक तो उनकी, मतलब शी वाज पास 50, फिर भी क्या कमाल उन्होंने गाया। एंड शी सेज कि शंकर जयकिशन तो हमेशा ही उनको ऊंचा गवाते थे, उनका हमेशा उनके साथ झगड़ा होता था, एहसान तेरा होगा मुझ पे, ओ मेरे शाहे खुबा। बोली इतना ऊंचा सुर, इतना ऊंचा सुर, अजी रूट कर कहाँ जाइएगा। बोली कि मेरे तो बहस हो जाती थी क्योंकि उनका रिश्ता। और रिश्ते से याद आया, उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ना कहो, क्योंकि R.D. बर्मन के वो बहुत करीब थी। तो जब पंचमदा का कमबैक फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, जिसपे अनिल कपूर थे, मनीषा कोइराला, और वो उसमें गाना गाने वाली थी, पर अफसोस वो तब मसरूफ थी अपने काम में, तो रिकॉर्डिंग पे नहीं आ पाई। और उन्होंने R.D. बर्मन को उनकी मौत से एक दिन पहले फोन पे कहा था कि मैं कल आऊंगी और रिकॉर्डिंग करूंगी। और वो बोलती हैं कि मुझे आज तक अफसोस है मैं क्यों नहीं गई रिकॉर्डिंग पे, पहले डेथ हो गई, वो चले गए। जी हाँ,
पर जाने के बाद कुछ ना कहो गाना बाद में रिकॉर्ड हुआ। तो ये तो हमेशा मलाल दोस्तों, रहा उनको। जी जी, तो अब शायद जाना आपका टाइम हो गया या भी है? फिर और आगे करेंगे और इसको नहीं तो कंटिन्यू हम इसका करेंगे पार्ट टू दूसरे करते एपिसोड हैं। में। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बस हाँ हाँ, लास्ट में मुझसे दो दो शब्द मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, आपने अनिरुद्ध चावला से लता मंगेशकर साहिबा के बारे में काफी कुछ उनकी जो यादें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ गानों के बारे में बताया। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग और भी आगे अनिरुद्ध चावला जी से बातें करेंगे, जिनके पास काफी यादें हैं फिल्मी दुनिया, फिल्म संगीत की दुनिया, और काफी शख्सियतों से इन्होंने मुलाकात की है। तो उन सब के बारे में जानेंगे। तो अभी चूंकि इनको कहीं बहुत जरूरी कहीं जाना है, तो आगे हम लोग इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो शायद अनिरुद्ध चावला जी कुछ जाते जाते कुछ अपना एक संदेश कुछ देना चाहते हो, तो आप अनिरुद्ध चावला जी कुछ कहना चाहते हो तो दर्शकों को जरूर बताएं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी किताब तेरे सुर और मेरे गीत को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने ये किताब नहीं ली तो आपको ये किताब अमेजोन पे मिलेगी। अगली मुलाकात में मैं आपको पहले से ट्रेलर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लता जी के अलावा, लता जी का तो जिक्र करेंगे ही क्योंकि उनके और भी बहुत सारी किस्से कहानियां जो उन्होंने बताई थी। इसके साथ साथ इसमें आपको मैं अगली बार बताऊंगा कि हमने देवानंद साहब का इंटरव्यू लिया था, तब लता जी को प्रैंक कॉल करवाया था। तो ये भी आपको इस किताब में किस्सा मिलेगा कि कैसे लता जी को वो पहचान नहीं पाए। लता जी ने फोन किया हमारे शो में और वो उन्हें पहचान नहीं पाए, और क्या हुआ था वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि ओवर द लास्ट 20 इयर्स आज कितने सारे दिग्गज हैं जो नहीं है हमारे साथ, जैसे राजेश खन्ना है, सुनील दत्त साहब, देवानंद, इन सब का मैंने इंटरव्यू किया है और उनके किस्से कहानियां भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि उन्होंने मुझे खुद स्वयं क्या क्या कहा। तो नमस्कार दर्शकों का सभी का, और बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद थैंक कि यू। आपने समय दिया और ऐसी जानकारियां दी कि जो बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी जानकारी होगी। तो हम लोग और मिलते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो तब तक हम थैंक मिलेंगे, यू। तब तक के लिए सबका थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।